नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत वो देश जिसकी आत्मा गांव में बसती है। आज का दौर यानी डिजिटल युग जिसमें पूरी दुनिया समा चुकी है। देश के 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए तेजी से इस पर काम किया जा रहा है। भारत जल्द ही पूरी तरह से डिजिटल होने के सपने को पूरा करने वाला है। ग्राम पंचायतों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत अब ज्यादातर गांव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की पहुंच है। 2020 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत ई ग्राम स्वराज की शुरुआत की गई थी। हर साल 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिली थी। 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था, जिसके बाद भारत में पंचायती राज संस्थाओं के साथ ही स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय प्रणाली आरंभ की गई थी। और अगर हम 3 स्तर की इन प्रणाली की बात करें तो एक ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर लागू होती है। आखिर गांव में स्थायी विकास, समान अवसर और नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए डिजिटल मजबूती कितनी बड़ी जरूरत है और आज हम कहां पहुंचे हैं। आखिर हर एक गांव और हर एक व्यक्ति तक विकास की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में डिजिटल होती पंचायत क्या भूमिका निभा रही हैं। फिलहाल क्या है स्थिति, कितने हैं अवसर हमारे सामने, चुनौतियां क्या हैं और आगे की दिशा क्या रहेगी, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आलोक नागर जी, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और शुक्रिया सनसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। साथ ही मेरे साथ जुड़े हैं बी गिरीश भालेराव, जो कि डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज महाराष्ट्र में। गिरीश भालेराव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत इस कार्यक्रम में। शुरुआत आलोक जी आपके साथ करेंगे। एक ऐसे विकास की कल्पना जिसमें कोई गांव पीछे ना छूटे, कोई व्यक्ति पीछे ना छूटे और सही मायनों में जो विकास है वो सुनिश्चित किया जाए लगातार। इसके लिए ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है, योजनाओं का क्रियान्वयन डिजिटल तरीके से किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े, जो कैपेसिटी बिल्डिंग हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और विकास तेज़ी से हो, हर एक तक पहुँचे। इसमें डिजिटलीकरण कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है और जब हम पंचायतों में डिजिटल होती पंचायतों की बात करते हैं तो अभी स्थिति क्या है? आज आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए आभार। जैसा कि आपने बताया 73वें संशोधन के द्वारा पंचायत राज के इस अध्याय की शुरुआत हुई, जिसमें परिकल्पना की गई कि पंचायतें स्वशासन की संस्थाएं बनें। स्वशासन के लिए आपको उन शक्तियों से प्रदत्त होना चाहिए, आपके पास वो संसाधन होने चाहिए जिसके द्वारा अपना ये सारा काम आप कर सकें। साथ ही पंचायत राज्यों का विषय है तो सभी राज्यों को उसमें सलाह दी गई कि आप किस प्रकार से कुछ विषय पंचायतों को दें जिससे कि वो अपना शासन अपनी तरह से और अपने संसाधनों के द्वारा कर सकें। इसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की स्थिति है। कुछ राज्यों में पंचायतों को इतने विषय मिल चुके हैं कि वो मसलन महाराष्ट्र के अधिकारी हैं तो लगभग 1500-1600 करोड़ रुपए पंचायतें एक बरस में अपने संसाधनों के द्वारा एकत्र कर लेती हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो कि बहुत बड़े हैं, उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे स्वयं के संसाधनों का कोई अता पता नहीं होता। तो एक केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा एक पंचायतों को उनके जनसंख्या के अनुपात में एक अमाउंट या एक राशि हर बरस हस्तांतरित होती है, जिसको कि इस फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स के नाम से नॉर्मली जाना जाता है। तो वो हमें एक मौका मिला जिसमें कि हम पंचायतों को इस बात के लिए राजी कर सकें या बद्ध कर सकें कि वो उस राशि के लिए अपनी योजनाएं बनाएं। न सिर्फ योजना बनाएं बल्कि उनका सारा क्रियान्वयन एक सिस्टम के द्वारा करें और अंततः उनके जो भुगतान होते हैं उसको PFMS प्रणाली द्वारा करें, ताकि एक एंड टू एंड हमारे पास सारी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण हो सके। न सिर्फ ये बल्कि जो एसेट बनी हैं इस राशि के द्वारा वो जियो टैग्ड हों, वो एक नक्शे पे दिखाई दें और लोगों को अगर कोई और उसमें सलाह करनी है या कुछ और जानने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से हम लोग गांव से, आबादी से कितनी कितनी दूर हो गए हैं, उसके लिए एक मानचित्र के द्वारा लोग ये सारी बात अपनी सहूलियत से कर सकें। तो सहूलियत एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को सहूलियत मिले और लेकिन उसमें जो आपने कोई सर्विस लेवल बेंचमार्क या कोई स्टैंडर्ड्स तय किए हैं उसके ऊपर कोई कमी ना हो।
आपने जिक्र किया ई ग्राम स्वराज जो शुरू किया गया 2020 में, वो पहली बार ऐसा किया गया कि पंचायत की प्लानिंग से लेके पेमेंट तक की सारी जो प्रक्रिया थी उसको हमने पिरोया एक माला में। और आज की तारीख में चंद राज्यों की कुछ पंचायतों को छोड़कर सारा देश, अपनी सारी देश की पंचायतें और कुछ राज्यों में जो ट्रेडिशनल लोकल बॉडीज़ हैं वे सभी ई ग्राम स्वराज पे ऑनबोर्डेड हैं। पीएफएमएस के द्वारा जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई तो 14वें और 15वें वित्त आयोग का मिला के कोई 2,71,000 करोड़ रुपए का भुगतान पीएफएमएस के द्वारा अब तक किया जा चुका है। बिल्कुल, यानी एक तरह से बात करें आलोक जी, जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात थी और सुशासन जिसे कहा जाता है, उसकी पहुंच के लिए और उसे साकार करने के लिए आज जो डिजिटल होती पंचायत है वो एक बहुत बड़ा हथियार बन रही है, तो गलत नहीं होगा। मैं आपके पास आगे आऊँगी, गिरीश भालेराव जी के पास चलेंगे हम। गिरीश जी, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो करीब 28,000 पंचायतें हैं वहाँ, ग्राम पंचायतें। अब जो आईटी इनिशिएटिव्स की हम बात कर रहे हैं, डिजिटलीकरण की बात कर रहे हैं, ई ग्राम स्वराज की बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिजिटली जिन तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। पहले की स्थिति के अनुसार अगर आज की स्थिति की हम तुलना करें तो कितना सुधार आप पा रहे हैं ज़मीन पर? पहले तो लोगों को जो सर्टिफिकेट्स थी वो लेने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। उनको कहाँ जाना है, कौन से पेपर सबमिट करने हैं, क्या प्रक्रिया है, इसका ज्ञान नहीं था। इसलिए वो सर्टिफिकेट्स लेने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। अभी 2016 में भारत सरकार के पंचायत राज डिपार्टमेंट और महाराष्ट्र सरकार के ग्राम विकास विभाग ने मिलकर अपने सेवा सरकार केंद्र के माध्यम से ई गवर्नेंस प्रणाली में हर जगह एक कॉमन सर्विस सेंटर ग्राम पंचायत में स्थापित किया है। 27,900 ग्राम पंचायत में अभी 20,000 से ज्यादा एएसएस के सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। ये पूरा का पूरा एक अच्छी तरह ढांचा तैयार किया गया है। इस एएसएस के सेंटर्स में कंप्यूटर्स और इंटरनेट सुविधा दी गई है। यहाँ पे लोगों को B2C सर्विसेज और G2C सर्विसेज दी जाती है। इसमें बेसिकली VLEs की अपॉइंटमेंट की गई है। 20,000 से ज्यादा सेंटर्स महाराष्ट्र में एक्टिव है। VLE है, वहाँ विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स करके है, वो उनकी अपॉइंटमेंट की गई है। उनके ऊपर उनके गाइडेंस के लिए तालुका लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक मैनेजर्स है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स है, स्टेट लेवल पे उनके यहाँ सेल एस्टेब्लिश्ड है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से पहले तो CSC SPV कंपनी और अभी रेलटेल और ITI के माध्यम से उनको गाइडेंस और सुविधाएं दी जाती है। इसमें सॉफ्टवेयर बनाना है, उनको हैंड होल्डिंग देना है, उनको बेसिकली जो सर्विसेज देने के लिए जो भी आवश्यक जो सेवाएं लगती है, आवश्यक जो लगती है वो सभी सेवाएं उनको प्रदान करना है, उनको हैंड होल्डिंग देना, ये सभी बातें की जाती है। ग्रामीण ब्लॉक मैनेजर्स है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स है, स्टेट लेवल पे उनके यहाँ सेल एस्टेब्लिश्ड है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से पहले तो CSC SPV कंपनी और अभी रेलटेल और ITI के माध्यम से उनको गाइडेंस और सुविधाएं दी जाती है। इसमें सॉफ्टवेयर बनाना है, उनको हैंड होल्डिंग देना है, उनको बेसिकली जो सर्विसेज देने के लिए जो भी आवश्यक जो सेवाएं लगती है, आवश्यक जो लगती है वो सभी सेवाएं उनको प्रदान करना है, उनको हैंड होल्डिंग देना, ये सभी बातें की जाती है। ग्रामीण लोगों को उनके डोर स्टेप पे सभी सुविधाएं जो गवर्नमेंट की सार्वजनिक सेवाएं जो है वो मिल जाए, उनके डोर स्टेप पे मिल जाए, ये इसका मूल उद्देश्य है। और उसकी वजह से ये पूरा सेटअप स्थापन किया गया है। मेरे को आपको बताना
ठीक है, सर्विसेज पे भी हम बात आएंगे, किस तरह से जो आप बारीकियां बता रहे हैं उस पर हम और ज़्यादा जानकारी आपसे लेंगे। आलोक जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो सबसे बड़े पहलू रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने फंड ट्रांसफर्स की बात बताई, ऑडिट हम देख रहे हैं कि अच्छे से अब हो पा रहा है, सर्विस डिलीवरी की बात करें, यानी हर व्यक्ति भी अपने को जुड़ा हुआ महसूस करे, इसको लेकर कितनी तस्वीर बदली है? सब लोगों को सहूलियत चाहिए आजकल, खासकर जब हाथ में स्मार्टफोन हो गया, आपको हर प्रकार की जानकारी को आप तुरंत एक्सेस कर सकते हैं, तो क्यों ना आपको सारी जो सेवाएं हैं वो भी आपको अपने मशीन पे या अपने घर में आराम से फ़ोन में मिल सकें। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सा मुद्दा है। मेरे को याद है सर्विस की शुरुआत में भी जहाँ पे भी जाते थे लोगों की होती थी डिमांड किसी मुख्यमंत्री से, मंत्री से, जी मेरे यहाँ तहसील खुलवा दीजिए, मेरे यहाँ पटवार खाना खुलवा दीजिए, मेरे यहाँ फलाना दफ्तर खुलवा दीजिए, मुझे कागज़ चाहिए होते हैं, मुझे परिवार रजिस्टर चाहिए, मुझे बर्थ डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे ज़मीन का कागज़ चाहिए। तो अब जब हमारे पास ये कैपेबिलिटी है, हम लोग ये करने के लिए सक्षम हैं कि ये सारी चीज़ें हम उसको वाकई कंप्यूटरबद्ध सेवाओं के द्वारा मुहैया करा सकें, तो क्यों ना ऐसा किया जाए। तो एक सर्विस प्लस एप्लीकेशन है, इनफैक्ट जो महाराष्ट्र के मेरे बंधु ने आपको बताया, वो सर्विस प्लस एप्लीकेशन को ही कॉन्फ़िगर करके वो भी बना हुआ है। वो एप्लीकेशन बनी इसलिए कि अगर आप अपनी सारी प्रोसेस को क्रमबद्ध कर सकें कि पहले ये कार्य होगा, फिर ये कार्य होगा, उसके बाद इतने दिन के अंदर आपका नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा या फिर किसी की वो हो जाएगी, और इतने दिनों में आपको वो बन के वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बीच में कोई मौका भी होता है, कोई इंस्पेक्शन होता है, कोई फ़ी जमा करानी होती है, वो सारी चीज़ें भी उस पर हो पाएँ। तो उसमें भी जो ये सारा हमारे राज्य से राज्य जो स्थिति है उसमें बड़ा फ़र्क है। महाराष्ट्र इसमें एक अग्रणी है जिन्होंने CSC SPV के साथ शुरू में करार किया था, जो अब आप बता रहे हैं रेलटेल में किया, जिसमें हर गांव में कंप्यूटर समेत एक व्यक्ति रहता है जो कि उसके पास एक लिस्ट लटकी रहती है जिसमें आप सभी देख सकते हैं कि मेरे को फ़लाना सर्टिफिकेट चाहिए तो मेरी कितनी फ़ी होगी, वो बात उसको वहाँ पे हक से मिल सकती है। इसके अतिरिक्त केरल ने एक ILGMS कार्यक्रम किया, कर्नाटक में पंच मित्र है, आंध्रा में या तेलंगाना में मी सेवा है, आंध्र में हर 2000 की जनसंख्या के ऊपर कोई लोगों का एक 7-8 अफसरों का समूह रहता है जो रेवेन्यू से लेके सर्वे से लेके एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर तक की आपको जो परामर्श है वो वहीं पर आपको उपलब्ध कराता है। तो ये देखते हुए हम लोगों ने एक शुरू किया था, जैसे मैंने आपको बताया पंचायत विषय राज्य का है तो एक ये मर्यादा का ख्याल रखना होता है। तो एक फोरम बनाया जिसमें कि सबसे पहले हम लोगों ने सरकारी मेरी सेवाएं मेरे द्वार करके एक कैंपेन शुरू की जिसमें ये सारी जानकारी को पहले हम ऑन बोर्ड लेकर आए। हमें पता चला गुजरात जैसा राज्य है वो 216 सेवाएं अपने लोगों को मुहैया कराता है जो कि सारी ऑनलाइन विधा में होती हैं। इसके दूसरा एंड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कहीं बीच में आपने उत्तर प्रदेश की बात की, वहाँ 33 सेवाएं होती हैं लेकिन उनमें से 25 अभी ऑफलाइन होती हैं। तो फिर हम लोगों ने ये किया कि पहले कुछ बेयर मिनिमम जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मनरेगा रिलेटेड सर्विसेज, आपको टैक्स जमा कराना है अपना पंचायत का, आपको कोई इजाज़त लेनी है, वो बातें सभी राज्य अपने अपने जो उनके विषय के कानून हैं उसमें प्रावधान करके उसको लिए पंचायत को एनेबल करें और दूसरे स्तर पे उन सेवाओं को आप ऑफलाइन से ऑनलाइन बनाएं। ठीक है। तो ये एक शुरू की, इसी के अभी हम कहीं बीच में हैं। DARPG जो कि सर्विस डिलीवरी का नोडल डिपार्टमेंट होता है, उन्होंने इस बार इस प्रकार के अवार्ड शुरू किए हैं जिसमें 1,20,000 के करीब पंचायतों ने अप्लाई किया और उससे बड़ा उत्साह आया है। उससे लोगों को पता चल रहा है कि और राज्यों में क्या हो रहा है, मेरे यहाँ क्या है, और उसके बाद वही लोग फिर अपने राज्यों को बोल रहे हैं कि क्यों नहीं ये चीज़ें भी मेरे को आप मेरे डोर स्टेप पे मुहैया कराते। बिल्कुल, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए इस तरह के हम देख सकते हैं। अवार्ड्स भी हर साल आ रहे हैं और पंचायतों को लेकर भी अवार्ड है, इंडेक्स भी है जो जारी किया गया है। थोड़ा सा मैं आगे आपसे आलोक जी समझूंगी जो एक पैरिटी की बात, क्योंकि जब आप राज्यों का जिक्र कर रहे हैं तो कुछ राज्य हैं
जो आगे दिखाई दे रहे हैं, कुछ हैं जिनमें काम किए जाने की ज़रूरत है। आखिर क्या ऐसी वजह है, एक दूसरे से क्या सीखा जा सकता है, कैसे कमियों को सुधारा जा सकता है, इस पर भी मैं आगे आपसे बात करूंगी। लेकिन ज़मीन पर क्या स्थिति है ये बताने के लिए भालेराव जी हमारे साथ है ही। गिरीश जी, आपले सरकार सेवा केंद्र महाराष्ट्र के काफ़ी चर्चा में रहते हैं, और जैसे अभी आलोक जी ने भी बताया कि सर्विस डिलीवरी को लेकर जो महाराष्ट्र की पंचायतें हैं उनसे बाकी राज्य भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। पहले जिन चीज़ों के लिए मैं कहूँ ब्लॉक ऑफिस या ज़िला ऑफिस जाना पड़ता था, चाहे वो बैंकिंग सेवाएं हों, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट्स हों, इनकम सर्टिफिकेट्स हों, बर्थ सर्टिफिकेट्स हों, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी पहले लोगों को, लेकिन अब ये गाँव के स्तर पर, पंचायत स्तर पर ही लोगों के सामने मौजूद हैं। थोड़ा सा आप बताएं कि कैसे बाकी राज्य महाराष्ट्र के इन सुविधाओं से एक तरह से सीख ले सकते हैं, और कैसे ये सुधार, बड़ा सुधार आया महाराष्ट्र में। मैडम, पहले तो हमारे यहाँ सिस्टम बहुत हमने आसान कर दी है। एप्लीकेशन जब भी लाभार्थी देता है, एप्लीकेशन की स्क्रूटिनी होती है, उसको फी जमा करनी होती है, उसके लिए क्यूआर कोड बेस्ड है। हमारा हर पेमेंट जो है ग्राम पंचायत का, वो क्यूआर कोड से ही किया जाता है। हर ग्राम पंचायत में क्यूआर कोड की फैसिलिटी उपलब्ध है। बाद में ग्राम पंचायत एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है और जो भी दाखला है वो दे देती है। बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, डेथ सर्टिफिकेट हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हो गया, ये सभी सर्टिफिकेट्स राइट टू सर्विसेज एक्ट के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा भी हमारे महा ऑनलाइन के 423 सेवा है, वो भी इसके माध्यम से दी जाती है। इसमें ज्येष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र है, किसान प्रमाण पत्र है, ऐसे प्रमाण पत्र जो इशू करना है वो भी दिए जाते हैं। सर्विस प्लस केंद्र शासन की अभी जो सर ने बोला है कि जो प्रणाली है उसमें भी हम काम करते हैं। उससे भी जो प्रमाण पत्र है, निराधार प्रमाण पत्र है, या फिर लिविंग सर्टिफिकेट है, या फिर विधवा प्रमाण पत्र है, ऐसे प्रमाण पत्र भी उसके माध्यम से दिए जाते हैं। ये सब करने के लिए ग्राम पंचायत डिजिटलाइज्ड होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए ग्राम पंचायत के हमारे महाराष्ट्र के जो 1 से 33 नमूने हैं वो पूरा डिजिटलाइज करने की प्रक्रिया हमारी चालू है। ऑलमोस्ट 60-70% वी हैव कंप्लीटेड दैट। तो पूरे डिजिटलाइजेशन की तरफ महाराष्ट्र जा पाया है। इससे क्या होगा कि पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी हमारी इंश्योर होगी, और लोगों को ग्राम पंचायत कैसा काम कर रही है, क्या काम कर रही है, वो लोगों को देखने को मिलेगा, अवेलेबल होगा। इससे हमारे पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस मजबूत हो जाएंगी और लोगों को हमारे पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस पे ज्यादा भरोसा होने लगेगा। इसके अलावा भी लोगों को जो आवश्यक सेवा लगती है, फॉर एग्जांपल आपने जो बताया अभी, रेलवे रिजर्वेशन है, लाइट बिल पेमेंट है, LIC का पेमेंट है, D2H सेवा का पेमेंट है, और इधर और भी कुछ ऑनलाइन पेमेंट्स है उनकी, वो भी सेवा हम लोग देते हैं जो B2C के अंतर्गत आता है। उसके लिए हम चार्ज करते हैं सेवा के हिसाब से, और उससे क्या होता है कि ग्राम पंचायत का इनकम बढ़ जाता है, ग्राम पंचायत को सेल्फ सस्टेनेबिलिटी आती है। तो ये सब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स, वो इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं, और उसके लिए हम पूरी की पूरी इकोसिस्टम हमने डेवलप की है, और उसके तहत ये लोगों को सुविधा उनके डोर स्टेप पे देने का हमारा इनिशिएटिव। बिल्कुल। आलोक जी, जो बात थी कि हर व्यक्ति का कनेक्शन हो, हर व्यक्ति तक जानकारी भी पहुंचे, और जो विकास है हर व्यक्ति तक सुनिश्चित हो, इसके लिए ज़रूरी है हर व्यक्ति को जोड़ना। भाषाओं की जब हम बात करते हैं, इतनी भाषाई विविधता है, और जो हमने देखा कि जो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं उनको कहीं ना कहीं भाषणी के ज़रिए ई ग्राम स्वराज में भी इंटीग्रेट किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि 86 मिलियन से ज़्यादा हिट आए कुछ ही समय के अंदर, पिछले करीब 6 महीने, या मैं थोड़े और समय पहले की बात करूं। इससे कितना बड़ा फ़र्क आया है, और आगे क्या सोचा जा रहा है इसे लेकर? अगर पंचायत के काम को वहाँ के लोगों ने नहीं समझा तो क्या फ़ायदा। मेरी पंचायत हमारी एक एप्लीकेशन होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति ड्रॉप डाउन मेन्यू द्वारा अपनी पंचायत तक जा सकता है और फिर उसका लेखा जोखा देख सकता है। तो ये कमी महसूस हुई कि भाई जो भी कुछ आ रहा है वो तो सिर्फ अंग्रेजी में है या फिर हिंदी में है। तो भाषणी जिसका आपने जिक्र किया, उसके साथ हम लोगों ने इंटीग्रेट करके वहाँ एक बटन उपलब्ध कराया कि आप जब उसे प्रेस करेंगे
तो जो मेन्यू में लैंग्वेज आएंगी, जो 22 लैंग्वेजेस जिनका उसमें जिक्र है, उसमें से आप अपनी वाली को क्लिक करें तो जो पेज आप देख रहे हैं वो सारा आपकी भाषा में परिणत हो जाएगा। तो इसके फिर बड़े उत्साहवर्धक परिणाम आए और लोग अधिक समझने लग गए। अगर लोग समझने लग गए तो फिर उनके मन में सवाल आने लग गए, फिर उन्होंने वो सवाल पूछे और फिर राज्य ने उसके जवाब दिए। तो ये एक पूरा जो पॉजिटिव फीडबैक लूप है, इसको हम लोग इस प्रकार से शुरू कर पाए। साथ में मैंने आपको बताया कि ई ग्राम स्वराज होता है, जिसमें लोग चीज़ें मतलब ख़रीदते हैं और उसके भुगतान किया करते हैं, उसकी पेमेंट्स के लिए आपने ऑडिट का जिक्र किया। तो जो आइटम हमारे पास जेम पर अवेलेबल होते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में, इसमें जेम के साथ इंटीग्रेट करके हमने एक ऐसी भी प्रणाली तैयार की कि आप अपने ई ग्राम स्वराज सिस्टम द्वारा ही देख सको कि आप जिस पंचायत में, जिस ज़िले में, जिस राज्य में हो, वहाँ पे कौन कौन से आपकी ज़रूरत के आइटम जेम पर अवेलेबल हैं। आप वहीं से जेम पर ऑर्डर प्लेस कर सकें और उसका भुगतान आप उसी प्रकार से दे सकें जैसा आप वित्त आयोग के पैसे के द्वारा अपने बाकी कामों के लिए किया करते थे। तो और ये सारी बातें, जैसे भालेराव जी हैं, इसी प्रकार से राज्यों के साथ जो हमारा एंगेजमेंट है, जो कंटिन्यूअस है, और उसी के द्वारा हमारे को ये सारे काम करने की प्रेरणा मिलती है। कुछ राज्य इसमें ऑलरेडी आगे होते हैं तो उनसे सीख के फिर हम लोग उस प्रकार की प्रणाली को बाकी लोगों के लिए मुहैया करा पाते हैं। तो ये एक लगातार होने वाला काम है, इसमें कहीं रुकने की गुंजाइश नहीं है, किसी प्रकार से बड़े संतुष्ट हो जाने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन हर कदम जो हम इस दिशा में रखते हैं उसका हमें राज्यों का जो सपोर्ट मिलता है और जो उसकी उनके द्वारा हमें पॉजिटिव फीडबैक मिलती है, वो एक हमारे को इस अपने यात्रा में निरंतर हमें आगे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। बिल्कुल, आगे आपसे जानूंगी। जो डिजिटल लिटरेसी की बात होती है, तमाम चीज़ें ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन हर व्यक्ति को उसे इस्तेमाल करने, उपयोग करने की जानकारी भी मिलनी चाहिए। इसे लेकर क्या कुछ काम हो रहा है और कितना आगे बढ़े हैं हम, ये मैं आपसे जानूंगी। लेकिन जिस तरह से अभी आलोक जी ने बातें बताई हैं, भालेराव जी, हम जानते हैं कि 5 दिन के मौसम की सटीक जानकारी भी लोग ले पा रहे हैं। और जो मैं लैंग्वेजेस की बात कर रही हूँ, अलग अलग भाषा में है, ताकि हर एक तक एक्सेस हो जो डिजिटल पंचायत हैं उन्हें लेकर। तो इससे कितना बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं इन भाषाओं को शामिल करने से? और जो मैंने बात की ग्राम मानचित्र, मेरी पंचायत आपका जिक्र किया आप लोगों ने, ई ग्राम स्वराज तो है ही इसके अंतर्गत, ये चीज़ें कैसे और सुधार कर पा रही हैं? इसकी वजह से बेसिकली जो ग्रामीण जनता है वो हमारे पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के काफी नजदीक आने लगी है। उनकी बिलोंगिंगनेस जो है, उनको उनके प्रति जो लगाव है वो बढ़ने लगा है। शासन पे जो विश्वास है वो कायम होने लगा है। उसके सर्विसेज जो है, जो उनकी आवश्यकता के अनुरूप है, वो देने के कारण उनकी ज्यादा विश्वासार्हता हमारे पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस की बढ़ गई है। दूसरी बात यह है कि यहाँ हमने और फीडबैक भी लेने की प्रोविजन की है कि ये लोग जो भी सर्विसेज यूटिलाइज करते हैं उनके तरफ से फीडबैक भी आता है। ये फीडबैक हमको हमारी प्रणाली और इम्प्रूव करने में मदद करता है, और इसमें और भी क्या क्या चेंजेस लाने हैं उसमें भी हमको हेल्प होती है। तो इसकी वजह से हमारी प्रणाली दिन ब दिन इम्प्रूव होती जा रही है। तो ये एक इवॉल्विंग इनिशिएटिव है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, यानी फीडबैक, शिकायतें किसी तरह की हैं तो वो भी दर्ज किए जा सकती है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है इसे भी देखा समझा जा सकता है डिजिटल दौर में आज के टाइम। इसीलिए हम पारदर्शिता की बात ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं यहाँ। आलोक जी, जैसे मैंने बात की थी, कुछ चीज़ें हैं, अगर हम चैलेंजेस की बात करें आखिर में, तो डिजिटल लिटरेसी की बात, उसे लेकर जो एक खाई है वो कैसे पाटी जा रही है? हमने देखा कि कुछ समय पहले जो इंडेक्स आया उसमें जो
साउथ इंडिया के राज्य हैं वो बेहतर कर रहे हैं, कुछ और राज्य, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने सीधा 10 पायदान की छलांग लगाई है, वो इतना अच्छा करके पंचायत सिस्टम में आगे आया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान देना है। कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जहां पंचायतों के सुदृढ़ीकरण को लेकर और ज़्यादा काम होना है। तो ये जो अलग अलग हम डिस्पैरिटी देख रहे हैं, इन्हें पाटने के लिए किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं? जी, आपने दो बातें की, एक डिजिटल लिटरेसी पार्टने की और एक पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की, जिसमें कि राज्यों को हम लोगों ने एक तरह से पायदान उनको दिया और बताया कि वहाँ पे डेवोल्यूशन की क्या क्या स्थिति है। जहाँ तक डिजिटल डिवाइड को पाटने की बात है, तो पंचायत राज मंत्रालय का एक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान नामक स्कीम होती है, जिसका सारा दारोमदार कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग का ही है। तो जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनका क्षमता निर्माण करना, उनको प्रशिक्षण देना, उनको बताना कि क्या क्या शक्तियाँ उनके पास हैं और उनको इस्तेमाल करना सिखाना, डिजिटल साइनिंग सर्टिफिकेट का अलग अलग पोर्टल्स में लॉगिन करके अपनी प्लान बनाने का, प्लान को एडिट करने का, ये सारा एक इस योजनाबद्ध तरीके से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के द्वारा किया जाता है। इसके सभी राज्य अपने अपने इसके प्रस्ताव भेजते हैं, जिसके पारित होने के बाद राज्यों को वो एड मिलती है। स्टेट पंचायत राज इंस्टीट्यूट या स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में ये प्रशिक्षण सभी लोगों को दिया जाता है। और जितनी हम इस टेक्नोलॉजी को सुलभ बना पाएंगे, जैसे हम मोबाइल पर ले आए, मैंने घर में देखा है छोटे छोटे बच्चे जो कि अभी ठीक से बोलना नहीं जानते, वो भी आपके मोबाइल पे बड़े सारे काम कर लेते हैं। तो ये इस टेक्नोलॉजी की एडवांटेज है कि अगर आपके मोबाइल पे आने लग गया तो भाषिणी का आपने जिक्र किया, ट्रांसलिटरेशन हो सकती है। आप अपनी कमांड बोल के पूछ सकते हैं, वो आपको उसका लिखित जवाब दे सकता है। आप लिख के पूछ सकते हैं, वो आपको बोल के दे सकता है अगर आपको पढ़ना नहीं आता। तो ये सब चीज़ें आज की तारीख में, तो हम न सिर्फ उन्हें पाटने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उसे ओवरकम करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये जानकारी लोगों को मिली जाए, चाहे वो डिजिटली अच्छे तरह से एजुकेटेड हों या ना हों। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जिसका आपने जिक्र किया, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। मैंने शुरू में बोला कि पंचायत राज्यों का विषय है, इसलिए इसमें मर्यादाओं का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो एक इतिहास में पढ़ते थे जब 10वीं का होता था कि लॉर्ड रिपन के टाइम में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को एनकरेज किया गया। तो उस समय जो ये हमारी मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, उस समय इस कार्य ने जड़ पकड़ ली। मैं जैसे हिमाचल प्रदेश में काम करता हूँ, मेरी पैदाइश यहाँ दिल्ली से है, यूपी में पला बड़ा। मेरे को इन तीनों जगहों में ये नहीं पता था कि पंचायतें किसी प्रकार का प्रॉपर्टी टैक्स लेती हैं। ये मेरे को यहाँ आके पता चला कि न सिर्फ पंचायतें प्रॉपर्टी टैक्स असेस करती हैं, बल्कि उसे कलेक्ट करती हैं, और उसे कलेक्ट करने के लिए उनके पास खुद के एम्प्लॉयज़ होते हैं। ये मैंने महाराष्ट्र से सीखा और यही मैंने कर्नाटक और अलग अलग राज्यों में पाया। तो ये किसी राज्य का कोई गुनाह नहीं है कि वो क्यों वो चीज़ नहीं कर पाया जो कोई और राज्य कर रहा होता है। हर एक चीज़ की एक टेम्पोरल प्रोग्रेशन होती है जिसके मुताबिक वो किसी स्टेज पर पहुँचे हैं। लेकिन पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स और इस प्रकार का इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करना इस चीज़ को कैटलाइज करता है। तो अब अगर वहाँ पे कोई समीक्षा लेंगे, कोई मुख्यमंत्री, कोई अधिकारी, और वो बोलेंगे भाई हमारा नंबर 8 क्यों आया, हमारा नंबर 10 क्यों आया, हम क्यों नहीं पहले नंबर पर हैं, तो बताएंगे जी आपने ये किया नहीं है। आपके यहाँ एंटरटेनमेंट टैक्स में पंचायत प्रतिभागी नहीं होती है, आपके यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होता है, आपके यहाँ जो पोखर होते हैं जिनको मछलियों के लिए जिनका आपने हर साल ऑक्शन करना होता है, उससे पंचायत को कुछ नहीं मिलता। आप ये 4 चीज़ें कर दें, आपकी पंचायत जंप कर जाएगी। इसके अलावा एक और बड़ी बात होती है कि अगर आपने पंचायतों को किसी काम के लिए जिम्मेदार ठहराया, तो आपने उनको वो संसाधन भी देने होंगे ना। आपने एक पंचायत सीरियल आता होता है, वेब सीरीज़, उसमें आपने देखा होगा कौन कौन होता है, बस एक पंचायत सेक्रेटरी होता है और एक ग्राम रोजगार सहायक होता है।
ये जो पंचायतें हैं केरल की, महाराष्ट्र की, कर्नाटक की, इनके पास 8-10 लोगों का होता है, बड़ी बार तो 15-20 लोग भी होते हैं किसी किसी पंचायत में। तो जब आपके पास ये रिसोर्सेज हैं, आप उसका अपने कार्यों का अनुश्रवण बड़े अच्छे से कर सकते हैं, आप इंस्पेक्शन बड़े अच्छे से करा सकते हैं, और ये लोग आपको तुरंत वो आके बताएंगे। तो ये भी एक इसमें बड़ी इनपुट है कि अगर आपने किसी पंचायत को लोग ही 2 दिए, और वो 2 भी ऐसे हैं कि उसमें जो पंचायत सेक्रेटरी है वो अकेली उसके पंचायत नहीं है, उसके पास 5 पंचायतों की या 10 पंचायतों की जिम्मेदारी है, तो वो कब यहाँ का काम करेगा, कब बाकी जगह का करेगा, और कब वो उस कार्य के साथ सही माने में न्याय कर पाएगा। तो ये एक थॉट प्रोसेस शुरू करने का ज़रिया है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, जिससे कि मेरी हिमाचल की पंचायत भी सीखे कि कर्नाटक में क्या हो रहा है, कि आंध्रा में क्या हो रहा है, या केरल में क्या हो रहा है, और वो उन विचारों को फिर वहाँ पर अपने पंचायत राज एक्ट के माध्यम से क्रियान्वित करे। और अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, एक में कोई राज्य अच्छा कर रहा है तो दूसरे में कोई राज्य अच्छा कर रहा है, जिससे आपस में बिल्कुल सीखा जा सकता है और बड़ा सुधार किया जा सकता है। समय की कमी है। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गिरीश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए। जाहिर है काम तेजी से हो रहा है। ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण का उद्देश्य पंचायतों की कार्यप्रणाली में सुधार लाना है और उन्हें अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है। और हम जानते हैं कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो मजबूत पंचायतें उसका एक बहुत बड़ा स्तंभ साबित होंगी। कुछ चैलेंजेस अभी, कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर फोकस करना जरूरी है, उन्हें भी अब तेजी से शामिल करने पर काम हो रहा है। और जाहिर तौर पर हम यही उम्मीद करते हैं कि पंचायतें और ज़्यादा सुदृढ़ होकर आने वाले समय में हमारे सामने आएंगी। इसी के साथ फिलहाल मुद्दा आपका में इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।